नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी पेट एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका एग्ज़ाम 28 से 29 अक्टूबर को प्रस्तावित है। तो उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी आजमगढ़, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आजमगढ़। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का एक जिला है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है, जबकि कालीबंगा, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, जिसे उसने दौलताबाद का नाम दिया? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। आपको बताना है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, जिसे उसने बाद में दौलताबाद का नाम दिया। प्रश्न संख्या 3। मुगल सम्राट जहांगीर किसका पुत्र था? ऑप्शन ए अकबर का, ऑप्शन बी हुमायूं का, ऑप्शन सी शाहजहां का, ऑप्शन डी बाबर का। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर। मुगल सम्राट जहांगीर अकबर का पुत्र था। प्रश्न संख्या 4। 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसदीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी लेखराज खूबचंद कृपलानी, ऑप्शन सी भक्ति विनोद ठाकुर, ऑप्शन डी उपासनी महाराज। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका वो आपका जवाब ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। 1893 ईस्वी में विश्व में धर्म संघीय संसद में भारत का एकमात्र प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। यह सम्मेलन शिकागो में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने विश्व के समक्ष भारतीय संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी रूप से प्रस्तुत किया। प्रश्न संख्या 5। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए मदरसे की स्थापना की थी। तो आपको बताना है कहाँ पर की थी। ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी कलकत्ता में, ऑप्शन डी बम्बई में। तो प्रश्न संख्या 5 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी कलकत्ता में। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन एवं शिक्षण के लिए कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 6। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो प्रश्न संख्या 6 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दिया था। प्रश्न संख्या 7। बंगाल सती अधिनियम 1829 की किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन ए सर हेनरी हार्डिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी एडवर्ड लॉ, ऑप्शन डी विलियम बटरवर्थ बेले। तो प्रश्न संख्या 7 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल सती अधिनियम 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा लागू किया गया। इस अधिनियम द्वारा सती प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। इस कार्य में राजा राम मोहन राय की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रश्न संख्या 8। महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। आपको बताना है प्रतीक क्या था। ऑप्शन ए खादी, ऑप्शन बी पहिया, ऑप्शन सी नमक, ऑप्शन डी धागा। तो प्रश्न संख्या 8 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, खादी।
महात्मा गांधी खादी को भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक मानते थे। प्रश्न संख्या 9, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है। ऑप्शन ए वर्ष 1899, ऑप्शन बी 1901, ऑप्शन सी वर्ष 1906, ऑप्शन डी वर्ष 1913। प्रश्न संख्या 9 का जो आपको सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्ष 1906। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। इस लीग के प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। प्रश्न संख्या 10, भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 3 जून 1947, ऑप्शन सी 17 जुलाई 1947, ऑप्शन डी 1 जुलाई 1947। प्रश्न संख्या 10 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, 3 जून 1947। भारत के बंटवारे की घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी। यह बंटवारा माउंटबेटन योजना तथा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया था। प्रश्न संख्या 11, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रभावित नहीं होती हैं? तो बताना है किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती हैं। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी नेपाल। तो प्रश्न संख्या 11 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी नेपाल। ब्रह्मपुत्र नदी नेपाल देश से प्रवाहित नहीं होती हैं। प्रश्न संख्या 12, लू गर्मी के मौसम के दौरान में उत्पन्न होकर आसन क्षेत्रों की ओर उड़ती है। आपको बताना ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी दिल्ली। तो प्रश्न संख्या 12 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए होगा राजस्थान। उत्तरी भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली प्रचंड उष्ण हवाओं को लू कहते हैं। इस तरह की हवा मई तथा जून में चलती हैं। लू गर्मी के मौसम के दौरान राजस्थान से उत्पन्न होकर आसन क्षेत्रों की ओर उड़ती है। प्रश्न संख्या 13, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? आपको बताना है एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी नागालैंड। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी असम हो जाएगा। भारत एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र असम राज्य का डिगबोई तेल क्षेत्र है, जिसे वर्ष 1901 में असम ऑयल कंपनी लिमिटेड ने स्थापित किया था। यह एशिया की सबसे लंबे समय से परिचालित तेल रिफाइनरी है। प्रश्न संख्या 14, भारत के दक्षिणी बिंदु जिसे कहते हैं वर्ष 2004 में सुनामी के बाद जलमग्न हो गया था। आपको बताना है ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट को, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी को, ऑप्शन सी श्री सैलम पॉइंट को, ऑप्शन डी निकोबार द्वीप समूह को। तो प्रश्न संख्या 14 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट को। भारत का दक्षिणी बिंदु जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, वर्ष 2004 में आई सुनामी के बाद यह जलमग्न हो गया था। प्रश्न संख्या 15, भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? आपको अब बताना है ऑप्शन ए रागी, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी चावल। तो प्रश्न संख्या 15 का आपका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा चावल। भारत में सबसे अधिक खेती चावल की होती है। चावल की खेती की बात करें तो चावल की खेती में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। प्रश्न संख्या 16, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी यानी धनराशि क्या है? आपको बताना है ऑप्शन ए 25%, 7,500, ऑप्शन बी 33%, 7,500, ऑप्शन सी 25%,
10,000, ऑप्शन डी 33% 10,000। तो आपको बताना है इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए होगा 25% 75,000 धनराशि। उत्तर प्रदेश सरकार ने अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों व पर्वतीय क्षेत्र के लाभार्थियों को प्रति इकाई लागत 33% अथवा अधिकतम 10,000 अन्य लाभार्थियों के लिए घोषित किया है। प्रश्न संख्या 17, एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। तो प्रश्न संख्या 17 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 10। एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 18, सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निव्वल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होता है। ऑप्शन ए विदेशी आय, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन सी पूंजी खपत भत्ता, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष कर। तो प्रश्न संख्या 18 का जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पूंजी खपत। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निव्वल राष्ट्रीय आय से अधिक होता है क्योंकि इसमें पूंजी खपत भत्ता शामिल होता है। प्रश्न संख्या 19, वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पहली बार घोषित किया गया? आपको बताना है। ऑप्शन ए कपास के लिए, ऑप्शन बी तंबाकू के लिए, ऑप्शन सी धान के लिए, ऑप्शन डी गेहूं के लिए। तो प्रश्न संख्या 19 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा धान के लिए। वर्ष 1965 में धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पहली बार घोषित किया गया था। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किस देश की प्रजनन दर विश्व में सर्वाधिक है? आपको बताना। ऑप्शन ए अंगोला, ऑप्शन बी माली, ऑप्शन सी सोमालिया, ऑप्शन डी नाइजीरिया। तो प्रश्न संख्या 20 का आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा माली। कुल प्रजनन दर बालकों की वह संख्या है जो किसी भी स्त्री के संपूर्ण प्रजनन काल में उत्पन्न होती है। विश्व में सर्वाधिक प्रजनन दर अफ्रीकी देश माली की है। प्रश्न संख्या 21, 92वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी बोडो, ऑप्शन सी संथाली, ऑप्शन डी कन्नड़। तो प्रश्न संख्या 21 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी कन्नड़ हो जाएगा। 92वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कन्नड़ भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया है। इसके द्वारा मैथिली, संथाली, बोडो को जोड़ा गया है। वर्तमान में इस अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। प्रश्न संख्या 22, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? ऑप्शन ए राज्य स्तर का मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। ऑप्शन बी राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनके लिए मुख्यमंत्री सिफारिश करता है। ऑप्शन सी मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन डी राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तब तक निष्कासित नहीं किया जा सकता जब तक उसके पास विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। तो प्रश्न संख्या 22 का आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इसमें पूछा था कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए सत्य नहीं है। बाकी आपकी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ये कथन सत्य हैं। पूछा था कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23, संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल हो सकता है? आपको बताना। ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 9 माह, ऑप्शन डी 12 माह। तो प्रश्न संख्या 23 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा
वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 6 माह। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह का हो सकता है। प्रश्न संख्या 24, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 6। तो प्रश्न संख्या 24 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 12। भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 भाग 1 के अनुसार राज्यसभा के 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। प्रश्न संख्या 25, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो प्रश्न संख्या 25 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी अमेरिका। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार अमेरिका के संविधान से प्रेरित था, अर्थात मौलिक अधिकारों का उपलब्ध अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। प्रश्न संख्या 26, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश के अवशोषण के लिए क्या जिम्मेदार है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो प्रश्न संख्या 26 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरे रंग का वर्णक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश के अवशोषण के लिए क्लोरोफिल जिम्मेदार है। प्रश्न संख्या 27, एंजियोप्लास्टी साफ करने की एक प्रक्रिया है। आपको बताना ऑप्शन है पित्त अस्मरी यानी गाल स्टोन को, ऑप्शन बी मस्तिष्क के अवरुद्ध को, ऑप्शन सी अवरुद्ध हृदय धमनियों को, ऑप्शन डी फुसफुस की रुकावट को। तो प्रश्न संख्या 27 का जो आपका सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा अवरुद्ध हृदय धमनियों को। एंजियोप्लास्टी एक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग हृदय की अवरुद्ध धमनियों को खोलने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 28, सोडा अम्ल अग्निशमकों में प्रयुक्त होता है। आपको बताना है ऑप्शन ए NaHCO3, ऑप्शन बी Na2CO3, ऑप्शन सी NaCl, ऑप्शन डी NaOH। तो प्रश्न संख्या 28 का आपका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा NaHCO3। सोडा अम्ल अग्निशमकों में अलग अलग पात्रों में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन के रूप में प्रयोग होता है। जब अग्निशमक का प्रयोग किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के विलयन के साथ मिलकर सोडियम सल्फेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, जो जलते हुए पदार्थ पर द्रव के समान कार्य करता है, जिससे आग बुझ जाती है। प्रश्न संख्या 29, एक विद्युत विभव के अंतर्गत कोलाइडी कणों की गति कहलाती है। ऑप्शन ए ब्राउनी गति, ऑप्शन बी टिंडल प्रभाव, ऑप्शन सी विसरण, ऑप्शन डी विद्युत कण संचलन। तो प्रश्न संख्या 29 का जो आपका सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा विद्युत कण संचलन। एक विद्युत विभव के अंतर्गत कोलाइडी कणों की गति को विद्युत कण संचलन कहते हैं। प्रश्न संख्या 30, सौर भट्टी में प्रयुक्त दर्पण का प्रकाश है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी बेलनाकार दर्पण, ऑप्शन डी समतल दर्पण। तो प्रश्न संख्या 30 का जो आपका सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अवतल दर्पण। सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।